एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में अपने पहले वीडियो में हमने भारत सरकार की महत्वपूर्ण 19 योजनाओं के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है वो ज्ञानदूत कार्यक्रम के तहत कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के तत्वाधान में बनाया जा रहा है। तो देखिए, हम पहली बात करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। उसमें देखिए, पहली गंगा वृक्षारोपण योजना। यह योजना 9 जुलाई 2018 से प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य गंगा के किनारे पेड़ लगाकर नदी के जल स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना है। यानी यह योजना गंगा नदी के विकास की दृष्टि से बनाई गई और ये नमामि गंगे परियोजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे नदी का जल स्तर बढ़ सके, यह इसका उद्देश्य है। अगली योजना देखिए, वन धन योजना। यह योजना 14 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई। सामान्य रूप से हमारे देश में निवास करने वाले जो आदिवासी लोग हैं आज भी जंगलों में निवासित है और उनकी आजीविका का साधन वनों से प्राप्त उत्पाद ही है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वन धन योजना प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ही आदिवासी लोगों के लिए वन तक सुविधाएं पहुंचाना और वन का विस्तार करना, ताकि आदिवासी लोगों को आर्थिक संबल प्राप्त हो सके, उनके आर्थिक संसाधन बढ़ सके। केंद्र सरकार ने वनों के विकास के लिए वन धन योजना के तहत 115 जिलों में काम भी चालू कर दिया गया है। वनों में पेड़ों को काटना न पड़े, उसके लिए सरकार ने 3000 निगरानी केंद्रों की भी स्थापना कर दी है ताकि वनों का विकास हो। वैसे भी पर्यावरण की दृष्टि से वनों का विकास बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है। अगली योजना जो तीसरी योजना के रूप में आया है, सेव भोज योजना। एक्चुअली हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो लंगर चलाते हैं। आप अमृतसर में जाएंगे तो बहुत बड़ा लंगर है। बहुत सारे अदर कास्ट के जो भी हैं उनमें भी निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो उन धार्मिक संस्थाओं पर जब भारी मात्रा में लोग भोजन करने आते हैं तो बहुत आर्थिक दबाव पड़ता है उसको मैनेज करना। तो इस दृष्टि से उन पर दबाव कम करने की दृष्टि से सेव भोज योजना 1 जून 2018 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर वित्तीय दबाव को कम करना है। तो इसके तहत सरकार ऐसी धार्मिक संस्थाएं जो कि निःशुल्क भोजन गरीबों को प्रदान करती है और आने वालों को प्रदान करती है, उनको घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल ऐसी चीज़ें जो कि उनके द्वारा परचेज की जाती है उनको जीएसटी से बाहर करके उनको आर्थिक राहत दी है ताकि वो प्रोडक्ट उनके लिए सस्ते पड़े और वह ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाए। इसके अलावा देखिए, एनएमएस के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। यह योजना 25 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो किसान हैं जो बांस का उत्पादन करते हैं उनकी आय को बढ़ाना है। राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना। यानी जो ज़मीन खाली पड़ी है, कोई काम नहीं आ रही है, वहाँ पर राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस की खेती का बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है ताकि किसानों की तो आय बढ़े ही, साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान भी बांस की ओर जाए और वह अपनी आय में इसके माध्यम से वृद्धि कर सके। 5वीं योजना देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये योजना पहले से ही चल रही है। 2008-9 में ये प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में भी ये गतिशील है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना जो मजदूर जो डेली कमाते हैं रोजाना की मजदूरी में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है।
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी से खुद का रोजगार विकसित करने हेतु इस योजना के तहत सहायता दी जाती है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण में भी मजदूरी में इजाफा करने का भी प्रयास किया जाता है। छोटे मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करने की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए इस योजना के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला देखिए, पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यह योजना 23 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों, कामगारों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ आदि की स्थिति में उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध करना। यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत अगर कोई महिला श्रमिक है, उसको मातृत्व के समय पे अवकाश हो सकता है, चाइल्ड केयर लीव जो सरकारी अधिकारी है उनको मिलती है। इसके अलावा पैटर्नल लीव भी इस योजना के तहत दी गई है। सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य का बीमा कराना, कोई कार्य के दौरान अपंग हो जाए तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि इन यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम का उद्देश्य है। यानी पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों, सेवानिवृत्त, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ आदि के साथ रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यानी कोई अपंग हो गया तो उसको सहायता दी जाती है। मातृत्व के समय में महिलाओं को पेड वेतन दिया जाता है, जो भी है। इसी प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान इस योजना के तहत की जाती है। जो सेवानिवृत्त कामगार है उनको भी पेंशन प्रदान की जाती है। अगला स्कीम देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019। ये योजना 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया, 2019 से लागू की गई। इसमें 2015 छप गया है, जबकि 2019 है। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे रोजगार पैदा कर सके। यानी जो उद्यमी हैं वो और जो नियोक्ता है वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आए कि देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में ऐसे निवेश के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है, ताकि लोग स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित हो, वह स्वयं खुद का रोजगार करने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे। इस उद्देश्य से इस योजना के तहत छोटे छोटे स्वरोजगारों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, उनको बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन की सुविधाएं दी जाती है। अगला, शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2009 से चल रही है। इस योजना का उद्देश्य जो विद्यार्थी जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस दृष्टि से योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी हायर स्टडी को आसानी से चला सके। इसमें छात्रों को 7.5 लाख तक बिना गारंटी के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वह आसानी से पढ़ाई कर सके। जब पढ़ाई करके उनको जॉब लग जाता है तब वह इस ऋण को आराम से चुका सकते हैं। अगला है केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना। ये योजना अप्रैल 2009 से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य भी छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक बिना गारंटी शिक्षा ऋण देना। एक ही उद्देश्य है, ब्याज पर, और इसके अलावा इसमें ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर ये योजना भी केंद्रीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, जबकि शिक्षा ऋण के लिए गारंटी क्रेडिट फंड पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा में और यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए एक नवीन प्रयोग जो किया गया है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
रूसा ये प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत विभिन्न कॉलेजों को वित्तीय सहायता भवन निर्माण में, आधारभूत ढांचे का निर्माण में, उपकरणों के खरीदने में, पुराने उपकरणों के रखरखाव में, भवन के मरम्मत आदि कार्य के लिए दिए जाते हैं। ये योजना 2013 में प्रारंभ की गई और रूसा के नाम से फेमस है क्योंकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान दिया जाना है, जहां जिस उच्च शिक्षण संस्थान में लेवल जितना अच्छा होता है, जिनकी ग्रेड जो होती है वो जितनी अच्छी होती है, उस हिसाब से इसमें अनुदान देय होता है। सामान्य रूप से पहले इसमें B+ और उससे अधिक श्रेणी वालों को महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया गया, जिसके तहत नए भवन का निर्माण है, कुछ लेबोरेटरी के उपकरण खरीदना है, पुरानी रंग रोगन इत्यादि है, बिजली पानी की सुविधाओं को विकसित करना आदि पर खर्चा करने के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना, ये योजना 7 मार्च 2018 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में यंत्रीकरण करना। भारत में कृषि में ये बहुत समस्या है कि आज भी हमारे यहाँ कृषि बहुत पुरानी तकनीक से की जाती है। आज भी हमारे यहाँ बैलों के माध्यम से हल चलाते हुए देखा जा सकता है, या ऊँट के माध्यम से रेगिस्तानी क्षेत्र में हल चलाते हुए देखा जा सकता है। तो कृषि में यंत्रीकरण की गति को तीव्र करने की दृष्टि से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना चालू की गई। इसका उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में ऐसी तकनीकों का विकास करना है जिससे प्रदूषण भी कम हो और फसल में पोषक तत्वों की भी वृद्धि हो। सामान्य रूप से पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जाते हैं वो प्रदूषण करते हैं, हवा में जहरीली जो गैसें हैं वो छोड़ते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करना है और ऐसी तकनीक का विकास करना है कृषि में जो कम प्रदूषण करके अधिक पैदावार प्रदान करे। इसके अलावा 12वीं योजना देखिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर DTC योजना। ये योजना 8 मार्च 2018 को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना। सामान्य रूप से क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती है क्योंकि जन सामान्य लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं। तो सरकार का उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने की दृष्टि से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर DTC योजना चालू की गई, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों में ट्रेनिंग स्किल को बढ़ाना है, जिससे वह रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावनाएं कम हो और ड्राइविंग क्षेत्र में रोजगार भी बढ़े, लोगों को ट्रक चलाने में, कार चलाने में, बस चलाने में रोजगार मिले। इस उद्देश्य से सभी वाणिज्य के क्षेत्रों में ड्राइवरों को इस योजना से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। यानी जो पहले से ड्राइवर हैं और गाड़ियां चला रहे हैं उनको भी दोबारा ट्रेनिंग देकर उनको और ज़्यादा ऐसा लाभान्वित किया जाए ताकि दुर्घटना रहित यातायात का संचालन करना संभव हो। अगली योजना देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वह अपने लिए पौष्टिक भोजन प्राप्त कर ले। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ पोषण की समस्या रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग, बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। उनको कुपोषण से निजात दिलाने की दृष्टि से 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य कम पोषण वाले, जो एनीमिया से ग्रसित है, जिन बच्चों का वजन कम है, जन्म के समय जो बीमारियों से ग्रसित बच्चे हैं, उनको निपटाने के लिए पोषण अभियान के तहत जो भी किशोर लड़कियां हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे 6 महीने से 3 साल के हैं, उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है, या वे घर पर राशन लेकर जा सकते हैं। जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन आदि समस्या से ग्रसित बच्चे हैं, उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से और उनको अच्छा पोषक भोजन प्रदान करने की दृष्टि से यह योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य की देखभाल की योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करने के प्रति कार्यरत है। ये
कुपोषित मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को, गांव ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों को, छोटे बच्चों को अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में एक जो नीति आ रही है वो है स्क्रैप पॉलिसी, यानी जो पुराने वाहन हैं उनको काट कर नष्ट कर दिया जाएगा, उनका री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लोगों को नया वाहन खरीदना होगा। ये आजकल काफ़ी प्रचलित है। तो हमने 14 नंबर पर लिया है वाहन स्क्रैपिंग नीति। ये योजना 25 मार्च 2018 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य जो 15 साल से पुराने वाहन हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक कर रहे हैं, निर्धारित मापदंड के नहीं हैं, उनको हटाकर उनके स्थान पर नए वाहन को क्रय करने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ये प्रयास कर रही है कि 15 साल के बाद जो भी टैक्सी वाहन है, जो भी गुड्स कैरियर वाहन है, उनका रजिस्ट्रेशन न हो और निजी क्षेत्र के वाहन हैं उनको भी 20 साल के बाद कबाड़ में डाल दिया जाए और उनकी जगह वह नई गाड़ियां खरीदे। ये उसका उद्देश्य है। ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहन को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण कम करने की दृष्टि से पुराने वाहनों को बंद करने का प्रयास कर रही है और उन्हें कबाड़ खाने में पहुंचाने का काम करने की दृष्टि से ये वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है, जिससे कबाड़ खाने का कारोबार भी बढ़ेगा। पुराने वाहन जिनसे कि दुर्घटना हो सकती है वो भी बंद होंगे और साथ ही जो कंपनियां नए वाहन बना रही है उनके वाहन की मांग भी बढ़ेगी। अगला देखिए 15वां है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF। ये योजना 5 मार्च 2018 से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य देश में शोध व अनुसंधान को बढ़ाना है। प्राय ये देखा जाता है कि जिन देशों में शोध व अनुसंधान ज़्यादा होता है वह देश बड़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं और भारत में भी शोध व अनुसंधान बढ़े। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत देश में प्रतिभाशाली जो भी छात्र है जो कि PhD करना चाहते हैं, IIT और IIM जैसे संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको फेलोशिप के माध्यम से प्रोत्साहित करना। इसके तहत जो PhD कर रहे हैं या जो उच्च शिक्षा, जो बहुत बड़ी उच्च शिक्षा के जो कॉलेजेज है उनमें पढ़ाई कर रहे हैं, उनको विशेष छात्रवृत्ति इस योजना के तहत प्रदान की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवीन प्रकार के शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित हो। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन एक शीर्ष योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। ये योजना 1 फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य टमाटर, आलू, प्याज आदि की दरों को नियंत्रित करना है। हमारे यहाँ कई बार देखा जाता है कि प्याज की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, कभी आलू की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी टमाटर 100 रुपये किलो तक पहुँच जाता है, कभी प्याज 10 रुपये किलो हो जाता है, कभी 100 रुपये किलो हो जाता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं। टमाटर में, प्याज में, आलू में इनकी कीमतों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने की दृष्टि से ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन चालू किया गया है। इस मिशन की शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज आदि के उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे उनके दाम स्थिर रहेंगे, उनके दाम कमी आएगी और किसानों को भी अपनी फसल का सही दाम मिल पाएगा। इस दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की गई। अगला देखिए सोलर चरखा योजना। ये एक योजना 5 फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देना है। इस सोलर चरखा योजना में महिलाओं को चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे सोलर चरखे का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से वे इस चरखे का इस्तेमाल करके खादी बना सकती है। यानी एक तरह से यह योजना स्वरोजगार को बढ़ाने के साथ खादी के वस्त्र को बढ़ावा देने वाली योजना है। ये सोलर चरखा योजना एक ग्रीन योजना भी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो चरखा है वो चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं किया जाएगा वरन सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होने के साथ साथ फैक्ट्रियों में जो उत्पादन करने का दबाव होता है, धागे के उत्पादन करने का दबाव होता है, वो दबाव भी कम होगा और इससे छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ने में सहायता
मिलेगी। तो इस दृष्टि से सोलर चरखा योजना एक रोजगार परक योजना के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने वाली योजना भी है। साथ ही इससे महिलाओं को अपने फ्री समय में वैकल्पिक रोजगार कर कर कुछ एक्स्ट्रा आय सृजन करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसे कुसुम के नाम से जाना जाता है, ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा चलित पंप देना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों में ऐसे पंप लगाए जो कि सौर ऊर्जा से चले, ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके, क्योंकि बिजली के उत्पादन में प्रदूषण होता है जबकि सौर बिजली के उत्पादन में प्रदूषण नहीं होता है। इस कुसुम सोलर पंप योजना में किसानों को सोलर ऊर्जा से चलित पंप दिए जाते हैं, जिससे जिस क्षेत्र में बिजली के पहुंचने की संभावना बहुत कम है या जहां बिजली को पहुंचाने में बहुत अधिक खंभे लगाने पड़ते हैं, बहुत अधिक खर्चा आता है, वहाँ ये सोलर पंप योजना बहुत कारगर योजना है। क्योंकि दूर दराज का इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, वहाँ जहाँ बिजली की समस्या हो, यहाँ वहाँ अगर सोलर पंप लगाए जाएं तो न तो उनको बिजली की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अभी वर्तमान में जो वह डीजल पंप सेट के माध्यम से खेतों में सिंचाई कर रहे हैं उससे भी उनको निजात मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। इसके अलावा देखिए गोबर धन योजना, जो कि 1 फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य गोबर का प्रबंधन करके उसको कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए उस पर काम करना है। पहले भी हमारे यहाँ बायोगैस चलती थी, जिसमें गोबर के माध्यम से गैस बनाकर उससे खाना पकाने का कार्य किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को रोशन करने का कार्य भी किया जाता था। इसी कार्य को बढ़ाने के लिए गोबरधन योजना प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार किसानों के लिए गोबरधन योजना के माध्यम से मवेशियों के गोबर के प्रबंधन और उनके पुनः उपयोग करने में मदद देने का प्रयास कर रही है। यानी ये ओपन सोर्स फ्री होगा, यानी किसान जो है जो मवेशियों का गोबर है उसके माध्यम से आय का सृजन कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही गोबर के उपले बनाना आदि आय के सृजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। 2018-19 में केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन सुधार करने का संकल्प लिया गया है। गोबरधन का मतलब है जैव एग्रो संसाधन धन है, यानी गोबर के माध्यम से जैविक खाद बनाई जाए। इस योजना से मवेशियों के गोबर के प्रबंधन से जैव ईंधन बनाया जा सकता है, बायो सीएनजी बनाई जा सकती है, और इस प्रकार से जो गोबर है मवेशियों का उसके माध्यम से भी सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों का जो आय है वो 2022 तक दोगुनी की जा सके। इसके अलावा रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना, यानी मकानों के ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मकानों के ऊपर सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाए ताकि उस जगह का भी प्रयोग हो और बिजली का उत्पादन भी बढ़े। इस दृष्टि से ये योजना 29 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई। अब सामाजिक क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में सभी जगह रूफ टॉप सोलर कनेक्शन अपनी छतों पर हम लगवा सकते हैं। सरकार उसमें जितना खर्चा आता है उस पर 30% सब्सिडी भी प्रदान करती है। लोगों को MNRE रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन के तहत 30% सब्सिडी मिलती है, और साथ ही उनके बिजली का बिल भी कम हो जाता है। जिन लोगों की बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है वो इस प्रकार से अपनी छतों पर सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस बिजली को डायरेक्ट राज्य स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके द्वारा परचेज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के संयंत्र में बैटरी लगाकर संग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा खर्चा बैटरी का ही आता है। पर ये जो योजना है जिसके तहत जो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको डायरेक्ट तार के माध्यम से राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीद लेता है
और डिफरेंस का पैसा ही व्यक्ति को देना पड़ता है। जैसे अगर आपके यहाँ सोलर ऊर्जा से 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और आपको 550 यूनिट का खर्चा आपके यहाँ हुआ है यूनिट का, तो आपको केवल 50 यूनिट का ही पैसा देना होगा। इस दृष्टि से ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने खर्चा कम है और आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है तो राज्य स्टेट बोर्ड आपको इसके लिए आपको कैश पैसा दे सकता है। इसके अलावा एक और योजना की हम बात करेंगे, लास्ट योजना आज की बात करेंगे इस वीडियो में, महिला स्वाभिमान योजना। यह योजना 27 जनवरी 2018 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री स्वास्थ्य व स्वच्छता पर ध्यान देना है। यानी ये योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को कपड़े से निजात देने और उसकी जगह सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की गई। इस महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करने की एक अनूठी पहल कही जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इनको महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन बहुत ही कम दर पर पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करना है। इस योजना में रविशंकर प्रसाद जो कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी कानून एवं राज्य मंत्री और अल्फाज कनाथम जो कि इलेक्ट्रिक आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री है, इन दोनों ने योगदान दिया है और इस योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित लगभग 20 से 21 योजनाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूँ ये वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी न किसी योजना के बारे में पूछ ही लिया जाता है परीक्षा में। जैसे स्क्रैप पॉलिसी कब लागू हुई, इस पॉलिसी के तहत कितने वर्ष तक वाहन को स्क्रैप करना पड़ेगा, या कुपोषण के लिए कौन सी हमारे यहाँ योजनाएं चलाई जा रही है। किसी भी रूप में कोई सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ऐसे ही कुछ और योजनाओं के साथ अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये पार्ट 2 है, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।